दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं और पिछले वीडियो में हमने सम्राट अशोक के प्रारंभिक जीवन पर चर्चा किया था। ठीक है, हमने इसके परिवार, इसके जो 5 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, इसके बच्चों का जो उल्लेख मिलता है, पुत्र और पुत्री महेंद्र, संघमित्रा, इसके पुत्र तीवर तथा इसके पुत्र दशरथ पे हमने चर्चा किया था। इसके अलावा हमने सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व और उसके बाद के जीवन के बारे में हमने देखा था कि उसका क्या नाम का उल्लेख मिलता है, चंड अशोक और देवानमपीय। हमने देवानमपीय शब्द यानी उपाधि पे भी हमने चर्चा की थी। इसके बाद हमने इसकी अशोक की 3 माता के बारे में देखा था, प्रसादिका, सुभद्रांगी और धम्मा के बारे में हमने चर्चा किया था। इसी प्रकार हमने उसके 5 पत्नी के बारे में चर्चा किया था और साथ ही हमने देखा था कि अशोक का जो नाम है, विभिन्न जो नाम हमें मिलते हैं जैसे देवानमपीय, अशोक वर्धन, उज्जैनी करमोली तथा अशोक के रूप में उसके नाम का उल्लेख हमें जहाँ से प्राप्त होता है, हमने उसके ऊपर चर्चा किया था। साथ ही हमने देखा था अशोक की एक पुत्री का उल्लेख मिलता है चारुमती का, जिसका विवाह की नेपाल के शासक ललित देव से, जो कि एक शिव भक्त था, उससे उसकी विवाह का उल्लेख हमने देखा था। साथ ही हमने यह देखा था कि इसके बाद अशोक ने, जब ललित देव का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद अशोक ने नेपाल में देवी पाटन नगर की स्थापना की थी। इसी वीडियो में हमें आगे देखना था कलिंग युद्ध। ठीक है, तो चलिए कलिंग युद्ध को समझ लेते हैं। कलिंग युद्ध का जो टाइम फ्रेम है वो है 261 बीसी, 261 बीसी, यानी कि राज्याभिषेक होने के 8 वर्षों के पश्चात कलिंग युद्ध की तारीख निश्चय की गई है। जो उल्लेख किया गया है वह वैसा उल्लेख मिलता है कि अशोक ने राज्याभिषेक के 8 वर्षों के पश्चात कलिंग पे अभियान किया था। ठीक है, तो कलिंग युद्ध की जो तारीख मिलती है वो मिलती है 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध को समझने के लिए हमें मुख्य रूप से इन 4 पहलुओं पर चर्चा करना है कि कलिंग की स्थिति क्या थी। एक तो हमें उससे लोकेशन को समझना है, साथ ही उसके सिचुएशन को समझना है कि कलिंग पे अशोक ने अभियान किया क्यों, उसका क्या महत्व था, यानी कि युद्ध का कारण कहें या फिर कलिंग का महत्व कहें। यदि कलिंग का महत्व ना होता तो अशोक उस पर अभियान ही ना करता। तो कलिंग का महत्व किस रूप में देखना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कलिंग युद्ध का परिणाम क्या निकला और साथ ही इसके पश्चात अशोक के जीवन में जो परिवर्तन आया। ठीक है, या ऐसे इन जनरल मगध साम्राज्य में क्या परिवर्तन आए कलिंग युद्ध के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, आपको समझना है कलिंग की स्थिति। देखो, कलिंग के लोकेशन को समझें तो मुख्य रूप से जो कलिंग था वो वर्तमान उड़ीसा के दक्षिण वाले पार्ट में कलिंग का केंद्र था। ठीक है, केंद्र रूप में कलिंग यहाँ पे था। आप देखें इसका जो समुद्री तट है ये है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी से इसका समुद्री तट लगा हुआ है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो ये दक्षिण पूर्व के देशों के साथ इसका व्यापार आसानी से हो सकता था। और यहीं पे हमने देखा था कि बंगाल के इस क्षेत्र में यहाँ पे ताम्रलिप्ति बंदरगाह भी देखने को मिलता है, यानी कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह पास में है, समुद्री तट है इसके पास, यानी कि आर्थिक और सामरिक दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण रहा ही था। और इसके लोकेशन को देखें तो लोकेशन क्या मिलता है हमें, दक्षिण उड़ीसा के क्षेत्र में यह अवस्थित था। और इसकी राजधानी तोसली के रूप में हमें देखने को मिलती है, यानी कलिंग की जो तत्कालीन राजधानी थी वह थी तोसली। ठीक है, अब देखते हैं कलिंग एक साम्राज्य के रूप में। जब मगध पे महापद्म नंद का शासन था तो महापद्म नंद के समय इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि कलिंग ज़रूर मगध साम्राज्य के अंडर शामिल रहा होगा, क्योंकि महापद्म नंद इतना महान सैन्य शासक था, इसकी सेना इतनी बड़ी थी कि हो ही नहीं सकता है कि कलिंग जैसा साम्राज्य उसके हाथ में ना हो। तो महापद्म नंद के कालखंड में कलिंग को ऐसा माना जाता है कि वो मगध में शामिल था और संभवतः यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी मगध साम्राज्य में शामिल रहा, किंतु बिंदुसार का जो समय काल रहा है वह माना गया है कि यह विद्रोहों का काल था। तो हो सकता है कलिंग बिंदुसार के समय स्वतंत्र हुआ होगा, इसीलिए अशोक ने पुनः कलिंग पे अभियान करके इसको जीता। तो आप देख रहे हैं
कालक्रम इसका कि महापद्म नंद के समय कलिंग मगध साम्राज्य में शामिल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी वो संभवतः शामिल ही रहा था, और हो सकता है कि वो बिंदुसार के कालखंड में कलिंग स्वतंत्रता को घोषित किया हो। इसलिए पुनः अशोक अभियान करता है और कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाता है। तो कलिंग पे आक्रमण करने का कारण जो रहा उसके संबंध में रोमिला थापर कहती हैं कि आर्थिक, व्यापारिक तथा सामरिक महत्व के कारण ही अशोक ने कलिंग पर अभियान किया होगा। ठीक है, क्योंकि देखो, चूंकि अभिलेखों के द्वारा या किन्हीं ग्रंथों में इसका कोई कारण का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए रोमिला थापर एक कैलकुलेटेड अनुमान बताती हैं कि इसके आर्थिक, व्यापारिक और सामरिक महत्व को देखते हुए ही अशोक ने कलिंग पे अभियान किया होगा। ठीक है, अब देखो कलिंग के युद्ध के पश्चात परिणाम क्या निकले। कलिंग युद्ध के बारे में एकमात्र स्रोत है 13वां शिलालेख। इस 13वें शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 बीसी में कलिंग अभियान किया अशोक ने। राज्याभिषेक की तिथि क्या मिलती है? 269 बीसी। राजगद्दी पे कब बैठा था अशोक? बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात यानी कि 273 बीसी में। 273 बीसी से 4 वर्ष इसे लग गए अपने राज्याभिषेक को कराने में। आंतरिक जो स्थिति इसकी ठीक नहीं थी, सुसीम से जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष से निपटने के बाद इसने 269 बीसी में अपना राज्याभिषेक करवाया, और राज्याभिषेक करवाने के पश्चात 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पे अभियान किया। तो टाइमलाइन क्लियर है। 273 बीसी बिंदुसार की मृत्यु तथा अशोक का राजगद्दी पे बैठना, 269 बीसी 4 वर्षों के पश्चात राज्याभिषेक करवाना, और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 बीसी में कलिंग पे अभियान किया। कलिंग में ऐसा कहा जाता है कि भीषण नरसंहार हुआ, बहुत ही ज़्यादा बर्बरतापूर्ण महिलाओं को, बच्चों को मार दिया गया। इसी से उसका हृदय परिवर्तित होता है। कहा जाता है कि 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, लगभग 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई और कितने ही अपाहिज हुए। तो ऐसे नरसंहार को देखने के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तित होता है और अशोक युद्ध घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपना लेता है। तो धम्म क्या है, धम्म विजय क्या है, धम्म घोष की नीति क्या है, इसे हम धम्म के अलग से चैप्टर में हम समझेंगे कि अशोक का जो धम्म था वह क्या था। फिलहाल इतना समझिए कि जो हिंसक पद्धति थी राज्य विस्तार करने की, उसको त्याग देता है और अहिंसक मार्ग को अपना लेता है। धम्म घोष की नीति के साथ ही, धम्म घोष की नीति को अपनाने के साथ ही मगध के उस साम्राज्य के विस्तार के युग का समापन हो गया जिसकी शुरुआत बिंबिसार ने, बिंबिसार कौन? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ने अंग विजय के साथ प्रारंभ किया था। हमने देखा था टॉपिक मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। तो पहला जो महाजनपद था अंग महाजनपद, जिसे कि बिंबिसार ने मगध में मिलाया था, और वहीं से मगध का इम्पेरियलिज्म स्टार्ट होता है, मगध का साम्राज्यवादी विस्तार प्रारंभ होता है। वहाँ से चलकर हम अशोक तक पहुँचते हैं, और अशोक ने जो युद्ध की नीति को त्याग दिया, इसके पश्चात मौर्यों के पश्चात हमारा जो साम्राज्य का जो क्षेत्रीय विस्तार था वो संकुचित होना प्रारंभ हो गया। तो कहा जाता है कि धम्म घोष की नीति को अपनाने के साथ ही मगध के उस साम्राज्य विस्तार का युग समापन हो गया जिसकी शुरुआत बिंबिसार ने अंग विजय के साथ किया था, और यहीं से सैन्य विजय और दिग्विजय यानी जिसे विश्व विजय कह सकते हैं, दिग्विजय का युग समाप्त हो गया और आध्यात्मिक विजय और धम्म विजय का युग का प्रारंभ होता है। तो ये रहा टॉपिक कलिंग से संबंधित, कलिंग के युद्ध से संबंधित। हमने उसकी स्थिति को समझा, युद्ध के कारण को समझा, कलिंग का महत्व देखा, उसके परिणाम को भी देखा। उसके बाद परिवर्तन हम देख रहे हैं। परिवर्तन के रूप में आप मुख्य रूप से 2 खंडों में इसको बांट के समझ सकते हैं कि अल्पकालीन परिवर्तन क्या हुए या इसके परिणाम क्या निकले और इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या निकले। तो दीर्घकालिक यही होता है कि जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी वह घटने लगी, और अशोक के जो अहिंसक प्रवृत्ति को अपनाने के कारण जो अन्य राजा थे
इसके बाद के परवर्ती अशोक के जो राजा हुए, परवर्ती मौर्य जो शासक हुए, थोड़े कमज़ोर शासक होने लगे और साम्राज्य को विस्तार देने में वो सक्षम नहीं हुए। आइए अब चर्चा करते हैं अशोक तथा उसके धर्म के बारे में। जब अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात अपने दिग्विजय की नीति को त्याग दिया, युद्ध घोष की नीति को त्याग दिया और धम्म नीति को अपना लिया, तो हम देखते हैं कि अशोक के द्वारा जो साम्राज्य का विस्तार किया गया था वो वहीं तक स्थिर होने लगा। उसके बाद साम्राज्य का विस्तार होना बंद हो गया। तो इसके कारण के रूप में एक कारण इतिहासकार देते हैं कि इसके द्वारा बौद्ध धर्म के अपना लेने को इसके कारण के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि अशोक का धर्म परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। अशोक तथा ब्राह्मण धर्म एक टॉपिक है जिसे हमें देखना है, अशोक तथा ब्राह्मण धर्म। इसके बाद हम देखेंगे अशोक तथा बौद्ध धर्म तथा अशोक की धार्मिक नीति। अशोक की धार्मिक नीति, उसका रिलीजियस पॉलिसी क्या था अपने साम्राज्य में। तो देखो, कहा जाता है कि अशोक प्रारंभ में शैव मतावलंबी था। शैव मतावलंबी होने के कारण उसे ब्राह्मण धर्म को मानने वाला व्यक्ति मान सकते हैं कि अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का फॉलोअर था, यानी कि वो शैव भक्त था। इसके संबंध में एक इतिहासकार है कलहण, इसकी पुस्तक है राजतरंगिणी। ठीक है, इस राजतरंगिणी में अशोक को शैव मतानुयायी सिद्ध करने के लिए 3 तर्क दिए गए हैं, 3 उल्लेख मिलते हैं। पहला कि अशोक ने कश्मीर में विजयेश्वर मंदिर की स्थापना करवाई थी। दूसरा यह कि अशोक अपनी पुत्री चारुमती का विवाह नेपाल के शिव भक्त शासक ललित देव से करवाता है तथा ललित देव की मृत्यु के पश्चात नेपाल में देवी पाटन नामक नगर की स्थापना भी करता है। और तीसरा उल्लेख यह मिलता है कि कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना भी अशोक ने करवाई थी। यह तीनों उल्लेख हमें कहाँ मिल रहे हैं? कलहण की राजतरंगिणी में। ठीक है, अब देखते हैं अशोक तथा बौद्ध धर्म। अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बारे में हमें बौद्ध ग्रंथों तथा अभिलेखों में अलग अलग विवरण मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ के अंदर क्या विवरण मिलता है अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित होने को लेकर। तो सबसे पहला जो बौद्ध ग्रंथ मिलता है वह मिलता है सिंगली अनुश्रुति, यानी दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक 7 वर्षीय बालक ने दीक्षित किया था। ये निग्रोध कौन था? निग्रोध अशोक के बड़े भाई सुसीम का पुत्र था। जब सुसीम की मृत्यु हो जाती है उस समय निग्रोध मात्र 3 वर्ष का था, मात्र 3 वर्ष का था। और कुछ जो भिक्षुक थे वो इसे लेकर चले जाते हैं श्रीलंका। श्रीलंका से लौटने के पश्चात जब यह 7 वर्ष का था निग्रोध, तब निग्रोध ने अपने चाचा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, इसके पश्चात पुनः मोगलीपुत्तीस ने अशोक को पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो अभी तक हमें 2 लोगों की चर्चा मिलती है जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। पहला है निग्रोध और दूसरा है मोगलीपुत्तीस। निग्रोध सुसीम का पुत्र था। जब वह 3 वर्ष का था तभी सुसीम की मृत्यु हो जाती है तथा निग्रोध को बौद्ध भिक्षु श्रीलंका ले जाते हैं और वहीं उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती है। और ये सब जो वर्णन हमें मिलता है दीपवंश और महावंश में, ये सारे घटनाक्रम कलिंग युद्ध से पहले की घटना है। ठीक है, यानी कलिंग युद्ध होने से पूर्व ही ऐसा दिखाया जाता है कि मोगलीपुत्तीस और निग्रोध के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया गया था। ठीक है, एक दूसरा बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्यवदान। इसमें एक अलग व्यक्ति का उल्लेख मिलता है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु, जिसने कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हमें 3 लोगों की चर्चा मिलती है। पहला है निग्रोध, दूसरा है मोगलीपुत्तीस और तीसरा है उपगुप्त। ठीक है, ये मोगलीपुत्तीस कौन है? तो मोगलीपुत्तीस के बारे में आपको बताऊं कि अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ हुई थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में
इस तीसरी बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष था वो था मोगलीपुत्र तीस। ठीक है, इसी मोगलीपुत्र तीस के प्रभाव में आकर अशोक ने पूर्णतः बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब देखते हैं अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने के अभिलेखी साक्ष्य क्या थे। देखो, अशोक के अभिलेखों में उसके बौद्ध धर्म ग्रहण करने का संबंध कलिंग युद्ध से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रति उसका झुकाव कुछ पहले से ही रहा होगा, परंतु कलिंग युद्ध के बाद उसने पूर्णतः बौद्ध धर्म अपना लिया होगा। ठीक है, एक अभिलेख मिलता है हमें, भाबरू बैराट अभिलेख। भाबरू बैराट अभिलेख कहाँ मिलता है हमें? राजस्थान से। यहाँ अशोक को सम्राट के रूप में इंगित किया गया है और कहा जाता है कि यहीं पे सम्राट अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की थी। इसी बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के कारण कहा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने भिक्षु जीवन को नहीं अपनाया था, वह एक शासक के तौर पे बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रहा था। ठीक है, अब देखिए अशोक की धार्मिक नीति, जो तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक था, अशोक की धार्मिक नीति। यद्यपि अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, परंतु वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुतापूर्ण तथा उदारवादी नीति अपनाता है। देखो, दो अभिलेख यहाँ पे महत्वपूर्ण है, 7वां शिलालेख और 12वां शिलालेख। 7वें शिलालेख में अशोक कहता है कि सभी धर्म आत्मसंयम तथा हृदय की पवित्रता चाहते हैं। यहाँ वो सभी धर्मों का उत्साहवर्धन करता है, उनकी प्रशंसा करता है, कहता है कि सभी धर्म आत्मसंयम और हृदय की पवित्रता चाहते हैं। तो 7वें शिलालेख से हमें अशोक के सेकुलरिज्म की भावना को देखने को मौका मिलता है। और 12वें शिलालेख में क्या उल्लेख किया गया है? तो 12वें शिलालेख में कहा गया है कि किसी को भी अपने धर्म की प्रशंसा तथा दूसरे के धर्म की अकारण निंदा करने से मना करता है अशोक। अशोक कहता है कि आपको किसी के भी सामने अपने धर्म की प्रशंसा या किसी दूसरे के धर्म की अकारण निंदा न करने की आज्ञा देता है। कौन? अशोक। तो प्रश्न पूछता है कि सम्राट अशोक ने धम्म की सार वृद्धि पर बल दिया किस शिलालेख में? तो उसका जवाब होता है 12वां शिलालेख। धम्म की सार वृद्धि पर बल 12वें शिलालेख में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि अशोक ने स्वयं आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों हेतु गया के बराबर पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण करवाया था। बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? गया में। ठीक है, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगी बराबर की पहाड़ियाँ। इन बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय को समर्पित 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। इन 4 गुफाओं का नाम पूछता है तो पहला है कर्ण, दूसरा है चौपर, तीसरा है सुदामा और चौथा है विश्व झोपड़ी। ये आपको याद रहना चाहिए, कर्ण, चौपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी। तो हमने सम्राट अशोक के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा की है फिलहाल, जिसमें हमने क्या क्या देख लिया? सम्राट अशोक का प्रारंभिक जीवन, सम्राट अशोक के समय हुए कलिंग युद्ध, उसके परिणाम, और सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध के बाद अपनाए गए परिवर्तन। साथ ही हमने अशोक तथा उसके धार्मिक जीवन के बारे में भी हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम अशोक के द्वारा जो धम्म प्रचार किया गया था, हम धम्म के बारे में चर्चा करेंगे। धम्म क्या है? अशोक स्वयं इसके बारे में उल्लेख करता है अपने दूसरे और 7वें शिलालेख में, कहता है कि किंचुम धम्मा, धम्म क्या है, और स्वयं ही उसका जवाब देता है, अपासिन में बहु ज्ञाने दया जाने माधवे साधवे च। तो हम इसका विस्तार से इसको समझेंगे कि धम्म क्या है, धम्म घोष क्या है, धम्म विजय क्या है। ठीक है, अशोक ने क्या यह एक नया धर्म ही चला दिया था धम्म के रूप में? तो हम इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा इसके टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका नाम है इतिहास तरंगनी। ठीक है, वहाँ PDF अपलोड कर देते हैं इसके बाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।